कोई भी डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आपका क्या करता है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी की। जो आपकी प्राइमरी की है बेसिकली, गाइस अगर किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की हमारे क्या होता है, प्राइमरी की होती है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिक की और नोट नल। ठीक है, अब नोट नल और जो यूनिक की है उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बट ठीक है, इसके साथ साथ तब हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं तो हमारा क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। और जो आपका क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होता है बेसिकली वो तब क्रिएट होता है, वो फिजिकल डेटा तब आपके पास होता है। फिजिकल मतलब आपके टेबल में डेटा होता है, राइट। जो यूनिक की कॉन्स्टेंट है आप उसको लॉजिकल बना सकते हो, बट जो प्राइमरी की होता है इट इज ओनली द फिजिकल। ठीक है, और जो आपका प्राइमरी की होता है वो आगे जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब आप किसी भी टेबल को आगे जाके तब हम टेबल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तब हम फॉरेन की बात करेंगे, तब हम डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे एक टेबल की दूसरी टेबल के ऊपर। तो उस केस में हमारा जो है प्राइमरी की इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये आपका हमेशा रहेगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो आपको एसक्यूएल समझ नहीं आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा का सारा डिपेंड करता है जो आपकी टेबल्स होती है, आप उसको टेबल को कैसे क्रिएट करते हो, कैसे आप डिपेंडेंसी क्रिएट करते हो टेबल्स की। ठीक है, कैसे जो हमारी टेबल है कैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है इट इज डिपेंड ऑन द टेबल। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की। ठीक है, तो वो सब कुछ हमारा यही डिपेंड करता है। और जो हमारा प्राइमरी की होता है जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था, हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं तो इट विल क्रिएट द क्लस्टर इंडेक्स ऑन योर टेबल। और जो क्लस्टर इंडेक्स होता है वो मतलब उसके लिए क्या होता है, डेटा फिजिकली होना चाहिए। ठीक है, वो तब हम आगे जाके फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर कट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ व्हाट इज द प्राइमरी की। सो प्राइमरी की इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट और नोटल कांस्टेंट। ठीक है, प्राइमरी की नोटल क्या करता है, आपका जो डेटा होता है उसमें आप डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। और यूनिक क्या करता है, आपका यूनिक करता है कि अगर आप किसी टेबल में आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो उस कॉलम के अंदर, तो उस कॉलम के अंदर आप कोई भी डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने किसी कॉलम के ऊपर फॉर एग्जांपल जैसे मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल W1। ठीक है, आईडी सेम उसी तरह से बना देता हूँ मैं, नेम वेर कैट। ठीक है, ठीक है, तब हम यूनिक की कांस्टेंट ऐड करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम ऐड करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया UNIQ तो हमारे इस टेबल के ऊपर आईडी वाले कॉलम पे यूनिक की कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ये मेरी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसके बाद ये टेबल क्रिएट हो गई, तब मैं इसमें डेटा इंसर्ट करने जाता हूँ। इंसर्ट इनटू W1 वैल्यूज
और हम इसमें इस तरह से डेटा इंसर्ट करते हैं 101 टेस्ट 1, ठीक है। तो ये मेरा डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। और तब मैं यहाँ पे जाता हूँ और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे T2 कर देता हूँ, बट 101 की मैं अगेंस्ट एंट्री क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे एरर थ्रो कर देता है, यूनिक की कॉन्स्टेंट कांट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो आपका एरर थ्रो कर दिया उसने, बट द सेम टाइम वी कैन इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू यूनिक की कांस्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पास कर दिया है नेम, ठीक है। तो ये क्या हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हेलो, अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँ, क्या मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी? हो सकती है। तो ये मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो यूनिक की कॉन्स्टेंट बोलता है कि आपके उस कॉलम के अंदर यूनिक डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो नल है ये भी एक तरह का यूनिक डेटा ही है, ठीक है। ये वैल्यू ही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे W1 करता हूँ, देन एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे नल वैल्यू आ गई, ठीक है। बट अगर अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। क्योंकि हम एक टेबल के अंदर अगर उसके ऊपर नोट नल कॉन्स्टेंट ऐड नहीं है तो हम उसमें एक नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा इस कॉलम के ऊपर नोट नल कॉन्स्टेंट ऐड होता तो हम इस कॉलम में एक भी नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी की। जो प्राइमरी की होती है बेसिकली, मैंने जैसे आप लोगों को बताया अभी, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है यूनिक की कांस्टेंट और नॉट नल कांस्टेंट का, ठीक है। अब मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल W2 ID इंट, आपने इस तरह से पास कर देना है नेम, भाई म्यूट कर लो अगर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बार बार ही रिपीट करता रहता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी की ऐड करा और मैं इस टेबल को क्रिएट कर देता हूँ। ये मेरी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो हमने इस टेबल के ऊपर एक प्राइमरी की ऐड कर दी है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसमें प्राइमरी की ऐड करी, मैं इसमें डेटा इंसर्ट करने जाता हूँ। मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अगेन मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मुझे एरर थ्रो करेगा, वायलेशन ऑफ द प्राइमरी की कांस्टेंट पीके W2 कांट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डुप्लीकेट की वैल्यू इज 101, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, नल वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। अब ये डुप्लीकेट का तो उसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, ये वाला डेटा दोबारा इंसर्ट करता हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है, कांट इंसर्ट द नल इनटू कॉलम आईडी टेबल, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, इंसर्ट फेल, ठीक है।
तो यही मैंने आप लोगों को अभी बताया है। जो प्राइमरी की होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिक की कांस्टेंट एंड नॉर्डिनल कांस्टेंट। ठीक है। यूनिक की कांस्टेंट क्या बोलता है आपका कि आप अपनी टेबल के अंदर कोई भी डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते जिस कॉलम के ऊपर आपने ये कांस्टेंट ऐड करा है। ठीक है। सेम उसी तरह से आपका नोटनल कांस्टेंट बोलता है कि अगर आपने किसी कॉलम के ऊपर नोटनल लगा दिया है तो नोटनल बोलता है कि आप उस कॉलम के अंदर कोई भी नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। अभी हमने वही प्रैक्टिस की, वही प्रैक्टिकल करा। पहले हमने डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करा, वो नहीं हुआ हमारा। फिर हमने नल वैल्यू को इंसर्ट करा, वो नहीं हुआ हमारा। उसमें भी उसने एरर दे दिया। ठीक है। तो दोनों बात सही हुई। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिक की कांस्टेंट एंड नॉर्डिनल कांस्टेंट। ठीक है। अभी हमारा जो यूनिक की ये है, ये सॉरी प्राइमरी की है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है। अभी इसमें तब हम इसको फॉरेन की के साथ करेंगे। ठीक है। तो अभी इसमें बहुत कुछ है, बट अभी मैंने सर उसको लॉजिकली बता दिया है आपको कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। या सर आपने अभी जैसे क्रिएट टेबल आपने W2 बनाया है, ये अभी बनाया हम्म है तो हम्म। इसमें सर अपने यूनिक वाली जो कमांड है वो कहाँ पे दी है? प्राइमरी की ही यूनिक है। हाँ, तो मैंने जो प्राइमरी की लिखा है यही तो प्राइमरी की है। हाँ जी सर, बाकी नॉट नल तो आपने लिखा नहीं यहाँ पे, तो फिर तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये कॉम्बिनेशन है नोटनल कांस्टेंट और यूनिक की का। तो फिर अगर नोटनल ओके, लिखना ही होगा तो फिर अगर प्राइमरी दोनों चीजें करना चाहते हैं तो दोनों चीजें ना लिख के ये प्राइमरी की लिख दें। केस में आपको नोटनल लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल। क्या यही तो यही हो तो रहा है, मतलब यही है ना हमने सर प्रैक्टिस। कि अगर हमें यूनिक डेटा और नॉट नल दोनों अगर हमें डेटा में कर रहे हैं तो वो दोनों का यही एक है कि आप एक प्राइमरी की डाल देंगे तो नॉट नल भी हो जाएगा और यूनिक डेटा भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। आप एक और चीज आ जाती है यहाँ पे प्राइमरी की के साथ। मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई है आपको कि जब हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं तो हमारा क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और जो आपका क्लस्टर इंडेक्स होता है बेसिकली वो आपका डेटा जो होता है फिजिकली स्टोर होना चाहिए टेबल के अंदर। ठीक है। तो तब हम प्राइमरी की क्रिएट कर देते हैं तो ये आपका क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और तब आप किसी टेबल के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर देते हो तो आपके उस टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स होता है। ठीक है। तो ये उसका ऑल्टरनेट नहीं है नोडल कांस्टेंट और प्राइमरी यूनिक की का, ये ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है। दोनों के अपने अलग अलग यूज है। बट मैंने आप लोगों को बताया हम इसको जो है काम कैसे करता है बेसिकली, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्राइमरी की। बेसिकली फंक्शनैलिटी है। ठीक है। बट अगर आप सोचो कि नोडल कांस्टेंट और यूनिक की कांस्टेंट का ये ऑल्टरनेट है, वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आपने प्राइमरी वो यूनिक की कांस्टेंट ऐड करा, वो आपका सीधा काम करता है कि उसमें वो आप नल डेटा वो डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। आपने नोटल ऐड करा, आप उसमें नल डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। बट वो कोई ऐसा इंडेक्स क्रिएट नहीं करता है कि वो वहाँ पे क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा और आप एन नंबर ऑफ प्राइमरी वो यूनिक की कांस्टेंट ऐड कर सकते हो। बट आप एन नंबर ऑफ प्राइमरी की ऐड नहीं कर सकते हो, पहली चीज। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी टेबल के ऊपर प्राइमरी की ऐड कर देते हैं दैट्स मीन वो हमारे उस टेबल के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ फंक्शनैलिटी वाइज, तो फंक्शनैलिटी वाइज काम ऐसे ही कर रहा है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। बट वर्क कैसे कर रहा है, दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है। अल्टरनेट नहीं है कि आप बोलो कि मैं मुझे दो की लगाने की नीड नहीं है, मैं एक प्राइमरी की से काम कर लूंगी, तो नहीं, वो उसका अल्टरनेट नहीं है। ठीक ओके है। सर, फंक्शनैलिटी है बट अल्टरनेट नहीं है। ठीक तो है मैं आप सर। लोगों को जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था हम फॉरेन की करेंगे। ठीक है। तो तब यू नो अबाउट द प्राइमरी की। ठीक है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा प्राइमरी की का, बेसिकली मैं क्या बात कर रहा था। अभी आप लोगों को क्लस्टर इंडेक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि सर कह रहे डेटा फिजिकली स्टोर होना चाहिए और वो हमारा क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है। व्हेन
वी कंप्लीट द फॉरेन की, तो आपको प्राइमरी की का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ये हमारा किस लिए जरूरी होता है। ठीक है, डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट होगी, डिपेंडेंसी कैसे होता है, एक डेटा के ऊपर ही होती है ना डिपेंडेंसी क्रिएट। भी एक टेबल की दूसरी टेबल के साथ डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करोगे, ए बी के साथ कैसे जाएगा। राइट, जैसे हम बात करते हैं डीएनए की। ठीक है, सर डिपेंडेंसी में मतलब आईडी सेम होगी ना दोनों में? नहीं भाई, अभी सेम वाली चीज छोड़ दो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, कि पेरेंट चाइल्ड का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी आके बोल दे कि मैं इसका वो हूँ, ये मेरा फादर है, तो पता कैसे चलेगा ये इसका फादर है। डीएनए से। डीएनए से। ठीक है, वही डीएनए उसके अंदर है, वही डीएनए उसके अंदर है, तभी तो पता चला। अगर अलग अलग होता तो क्या वो हो जाता, प्रूफ हो जाता वो, नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो पेरेंट्स चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसी तरह से एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ रिलेशनशिप कैसे बनेगा, सो वो काम करता है आपका प्राइमरी की। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक मिनट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया मेरा, इसकी बात हो गई। ठीक है, हम फॉरेन की को बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बाकी दो जो हमारे कांस्टेंट है उनकी, जैसे चेक कांस्टेंट। चेक का मतलब क्या होता है। हेलो, अगर मैं बोलता हूँ चेक क्या होता है। सर कंफर्म कर। सर चेक होता है मतलब किसी चीज को इंश्योर करना कि वो वहां पर है तो ठीक है कि नहीं है, इस चीज को इंश्योर करना। राइट, राइट, किसी भी चीज को इंश्योर करना कि वो वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, जैसे आप बैंक जाते हो। ठीक है, अब वहाँ पे कॉमन एरिया होता है, एक होता है ऑथराइज एरिया। ठीक है, अगर आप ऑथराइज एरिया में जाओगे तो आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, आप उसको वहाँ पे एक्सेस करोगे तभी वहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो। दैट्स मीन वहाँ पे आपकी चेकिंग हो रही है। ठीक है, वो उसी तरह का चेक। आप कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हो, बिफोर इंसर्ट यू वांट टू इंश्योर दैट कि जो आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहे हो वो करेक्ट डेटा है या नहीं है। अगर वो करेक्ट डेटा नहीं है तो आप उसमें इंसर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर हमने डिसाइड कर लिया कि अगर 19 से कम की एज है वो कहीं भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, या 60 प्लस वाले हैं वो उनको रिटायर करना है मेरे को। ठीक है, तो वहां पे मैं क्या चेक करूंगा, उनकी एज चेक करूंगा ना, सैलरी थोड़े ना जाके चेक करूंगा, ये नेम चेक करूंगा। तो ये सारी चीज, अब जो होता है चेक कॉन्स्टेंट उसी तरह से काम करता है। जैसे ये मेरे पास टेबल है, कल की एक टेबल है, देख लेते हैं एज वाली, या मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ऑल्टर टेबल W2। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं डेटा, एक कॉलम ऐड करते हैं, ऐड एज और इंटीजर। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे चेक कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे इस तरह से, चेक एज
ग्रेटर देन 18, आप मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे पास कर सकते हो, एंड इज लेस देन 40। ठीक है, आप एक कंडीशन भी पास कर सकते थे और यहाँ पे मैंने मल्टीपल पास कर दी कि एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से आप जो है ये मैं भी डेट टेबल में जब मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ये मैं उसी टाइम पे इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये हम उसके बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें कॉलम ऐड करना था, अगर आप टेबल क्रिएट करोगे तो उस टाइम पे इस कॉलम को ऐसे पास कर देना, सिंपल है। ठीक है, तो आप मैंने इसको कर दिया, अब हम इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू W2 वैल्यूज 102 टेस्ट 3। ठीक है, एज पास कर देता हूँ मैं 17। अब देखो ये एरर थ्रो कर रहा है, ये बोल रहा है इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक कॉन्स्टेंट। ये इसका नाम है, ये सिस्टम डिफाइन नेम है, आप खुद से भी नेम दे सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। ये बता रहा है भाई कॉलम एज में आप जो डेटा इंसर्ट कर रहे हो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं इसकी एज डाल देता हूँ 19, क्योंकि हमने एज लिखा था ग्रेटर देन 18। अब आप देखोगे आपकी ये जो डेटा है ये इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अगेन मैं ट्राई करता हूँ 103 टेस्ट 1 45। ठीक है, अब देखो दोबारा से ये बोल रहा है, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने एक और कंडीशन पास करी थी कि एज हमारी 18 से 40 के बीच होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा है, इसको 39 कर देता हूँ मैं। ये भी मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। तो बिफोर आप किसी टेबल में डेटा इंसर्ट करने से पहले आपने चेक कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया, तो इससे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, आप उसको इंश्योर कर सकते हो कि आपकी टेबल में कोई भी गलत डेटा इंसर्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि आपने उस कॉलम के ऊपर एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया जो चेक कॉन्स्टेंट है, और अगर आपको जैसे सिस्टम डिफाइन नेम नहीं चाहिए था, आपको यूजर डिफाइन नेम चाहिए था। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 104। ठीक है भाई, और ये हमारा है चेक कांस्टेंट का नेम है। ये कांस्टेंट कैसे ड्रॉप होता है, ऑल्टर टेबल W2 ड्रॉप, अगर आपने कांस्टेंट ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कांस्टेंट, कॉलम ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कॉलम और उसका नाम। ठीक है, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट का नाम पास कर दिया, ये मेरा कांस्टेंट यहाँ पे ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब हम इसमें यूजर डिफाइन नेम चाहिए, अगेन मैं वही करता हूँ, ऑल्टर टेबल W2 ऐड कांस्टेंट ck अंडरस्कोर इज चेक, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि भाई एज ग्रेटर देन होनी चाहिए 18 से, बस एक ही कंडीशन डाल देता हूँ मैं। ये मेरा कांस्टेंट ऐड हो गया है। ठीक है, नाउ अब मैं देखो इस डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया, क्योंकि हमने डाल दिया है कि एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अब हमारी कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका नेम भी, अगर आपने देखना है नेम आपको पता है
आप कर सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल कांस्टेंट where table underscore name equal to w2। ठीक है, तो हमने ये कांस्टेंट बनाया है ck अंडरस्कोर एज। ठीक है, और ये आपको बता रहा है ये प्राइमरी की है, ये आपका चेक कांस्टेंट है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है डिफॉल्ट कांस्टेंट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? सर डिफॉल्ट मतलब जहाँ कुछ भी ना हो और जो चीज बाय डिफॉल्ट ही ऑटोमेटिकली हो वो होता है डिफॉल्ट। राइट। तो जो डिफॉल्ट का मतलब है, अगर मैं उस कॉलम में कोई वैल्यू को इंसर्ट ना कराऊं तो उसमें मेरा जो मैंने वहां पे डिफॉल्ट सेट कर रखा है वो वाली वैल्यू वहां पे आ जाए। राइट। अगर हम उस कॉलम में कोई डेटा डाल रहे हैं तब तो ठीक है, वो वाला डेटा वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम उस कॉलम में कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा वहां पे वो डेटा आ जाएगा जो मैंने वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑनलाइन वो करते हो। ठीक है, जैसे सब लोग ऑनलाइन बैंक से एटीएम से पैसा भी निकालते हो, या कोई डोमिनोज या पिज्जा हट या उस तरह की किसी भी उस पे जाते हो, स्टोर पे जाते हो, वहां पे जाके वो लेते हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1 एटीएम वाला। ठीक है, तो तब आप वहां पे डेट हो। ठीक है, तो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन आईडी आपकी क्रिएट होती है वो मैं आपको बताऊंगा, वो अलग तरीके से होती है। ठीक है, बट जो वहाँ पे वो टाइम आता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन करी है ये इस टाइम करी है, तो वो कैसे पता चलता है वहाँ पे कौन है जो उस टाइम को एंटर कर रहा है? भाई वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तभी तो आप पासबुक निकालते हो या स्टेटमेंट निकालते हो, वहाँ पे आ जाता है। कहाँ से आता है वो डेटा? वो स्टोर डेटाबेस हो रहा से है ना। डेटाबेस से आता है सर। राइट, वो किसी न किसी टेबल में स्टोर हो रहा है, बट वहाँ कौन है जो हर एक ट्रांजैक्शन का टाइम नोट कर रहा है? डेटाबेस। सर बैंक का हर एक बैंक का अपना डेटाबेस होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है तो वो करते हैं। अपना डेटाबेस नहीं होता है, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा तो वो जो स्टोर होता है, राइट, अपना अलग अलग होता है, वो बात ठीक है। कोई किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि ये इसका है या इसका है। ठीक, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है। सर बस इसमें एक डाउट था मेरे को, अगर हाँ वो हाँ। थर्ड पार्टी से होता है तो सर वो तो फिर अनसेफ भी हो सकता है ना बहुत ज्यादा, अगर बैंक अपना नहीं होता तो नहीं, डेटा। कैसे अनसेफ होगा, कैसे अनसेफ होगा? थर्ड पार्टी का ये मतलब नहीं होता है कि बैंक, अब मुझे बताओ, जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जी तो इनका डेटाबेस कहाँ है इनका? एक्सिस बैंक का कोई डेटाबेस है? भाई वो या तो ओरेकल यूज कर रहे होगे, एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे होगे, माईस्क्यूएल यूज कर रहे होगे, या साइबेस यूज कर रहे होगे, या मोंगोडीबी यूज कर रहे होगे, पोस्टग्रेस यूज कर रहे होगे, या अच्छा अच्छा। नोस्क्यूएल यूज कर रहे होगे। वो जी है क्या? डेटाबेस ही थर्ड पार्टी डेटाबेस। राइट, वो एक डेटाबेस है, जी वो सर्वर उन्होंने ले रखा है। ठीक है, वो उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या वहां पे एक्सिस बैंक आएगा? एक्सिस बैंक के बाद कोई डेवलपर थोड़ा ही नहीं होता है, वो
कभी आप बहुत बार आपने सोचोगे, जैसे आप एसबीआई या पुराने बैंक में जाते हो, वो बोल देते हैं भाई वो आज सर्वर डाउन है। तो सर्वर डाउन का मतलब क्या होता है? तो वहां पे क्या वो बोलते हैं कि हमारे एक्सेस वाले एम्प्लॉय आ रहे हैं उसको सही करने? नहीं, जिसकी वो सर्विस ले रहे हैं उनके एम्प्लॉय आते हैं। ओरेकल के ले रहे हैं तो ओरेकल के बंदे वहां पे आएंगे। एक कंपनी सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती है, ठीक है? इतनी छोटी छोटी कंपनियां हैं, इनकी नीड क्या है? यही नीड है इनकी कि अपना पार्ट सबको डिवाइड करके रखते हैं। वो सिक्योर होता है, ऐसा नहीं होता है कि वहां पे जाओ कोई भी अपना डेटा शेयर कर देगा, नहीं। वो सिक्योर होता है, ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था, मैं आपको तो व्यू पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे आप सर्विस, वो जो कस्टमर केयर होते हैं उसको कॉल करते हैं, आप बोलते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट वो आपकी हेल्प नहीं कर पाता। वो बोलता है कि मैं आपकी कॉल किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दैट उसके पास उतने एक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है? उसके पास जस्ट सेलेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन होती है कि वहां से उसने वो सेलेक्ट करा, उसके पास वो डेटा आ गया, सिंपल। और कुछ नहीं होता है उसके पास। अगर उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, वो कहाँ कर देता है, बोलता है कि मैं सीनियर को कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देता हूँ। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक अलग काम होता है, ठीक है? जी सर। तो हम बात कर रहे थे डिफॉल्ट कांस्टेंट की, ठीक है? जो आपका डिफॉल्ट कांस्टेंट होता है वो कैसे काम करता है, कैसे हेल्प करता है? जैसे आप लोग डोमिनोज में पिज्जा लेने चले जाते हो, चलो ठीक है, ट्रांजैक्शन वाली समझ आ रही है, ठीक है? क्योंकि टाइम स्टैम्प के साथ डेटा सेव होता है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी, टाइम स्टैम्प के साथ हम डेटा कैसे सेव करते हैं, और बार बार वो हमारा कैसे हो जाता है, वो करंट टाइम जोन से हमारा टाइम ले लेता है, ठीक है? जैसे आप डोमिनोज या किसी भी साइट पे कुछ भी सामान लेने चले जाते हो, ठीक है? आपने ऑर्डर करा, जैसे आपने जोमेटो से कोई ऑर्डर करा, वहां पे बोलते हैं कि वो 20 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? अगर वो 20 मिनट के अंदर डिलीवर नहीं होता है, जैसे डोमिनोज ही बोलती है कि वो 20 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? वो 20 मिनट के अंदर डिलीवर नहीं हुआ, आप कस्टमर केयर को फोन करते हो, आप उनको बोलते हो कि जो मैंने ये करा था, मेरा ये ऑर्डर है और ये मैंने इस टाइम करा था, ठीक है? आपने बोला कि भाई मैंने ये ऑर्डर 8:30 पे करा था और अभी टाइम हो गया है 9, ठीक है? और मेरा ऑर्डर अभी तक का मुझे मिला नहीं है, ठीक है? तो क्या वो आपकी बात पे विश्वास करेगा? आप झूठ भी बोल सकते हो। आपने 5 मिनट पहले ऑर्डर करा और बोल रहे हो मैं तो 1 घंटे पहले करा था, अब मुझे फिर ये वो चाहिए, डिलीवरी चाहिए। तो कहाँ पे स्टोर होता है वो भी इसी तरह से स्टोर होता है। आपने ऑर्डर करा, वहां पे एक ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाती है, ठीक है? वो सीक्वेंस वाइज हम उसको जनरेट कर लेते हैं, और जो हम वहाँ पे टाइम डालते हैं, बेसिकली हम क्या कर रखते हैं, उस कॉलम के ऊपर एक डिफॉल्ट टाइप का वो बना देते हैं, कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं। जैसे भी मैं बता रहा हूँ, करंट डेट और टाइम से हमारा वो जो टाइम होता है वो उस टेबल के उस कॉलम में ऐड हो जाता है, वहीं से चेक कर लेता है। ऐसा थोड़ा ही नहीं है एक कस्टमर बैठा हुआ है और कस्टमर केयर वाला वहाँ पे डेट डाल रहा है, टाइम के साथ डाल रहा है, कितना टाइम लग जाएगा उसको एक एक चीज डालने में? अननेसेसरी चीज है जो हम कर भी नहीं सकते हैं, इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और हमें पता है कि हम ये इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे यू हैव ऑर्डर इन द दिल्ली, ठीक है? आप बेंगलोर से बैठ के ऑर्डर कर रहे हो दिल्ली के अंदर अपने किसी रिलेटिव को, कैसे कर रहे हो? अगर आपने दिल्ली सेलेक्ट करा तो दिल्ली का ही दिखाएगा ना सारे के सारे वो। आपने बेंगलोर का सेलेक्ट करो तो बेंगलोर वाले सारे वो दिखाएगा वहां पे। ये है तो आप उन पे जाकर चेक कर लो। वो ऐसा कैसे होता है, कैसे निकालता है वो यही होता है, आपने वो लोकेशन जो डाली तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका डेटा वहां से उठा लेता है, पिक कर लेता है। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं बात। सर इसमें लॉजिकली क्वेरी है, हम्म। अगर इसमें मान लीजिए सर हम दिल्ली से हम कर रहे हैं ऑर्डर किसी को, वो बेंगलोर में है, तो सर हम इस प्लेस में चेंज करेंगे, बेंगलोर करेंगे भाई तो ये ये। एक तो आपकी वॉइस ना आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, दोबारा से पूछो मुझे। अब आ रही सर मेरी आवाज आपको? हाँ ठीक आ रही है। जी।
सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं दिल्ली से किसी को बैंगलोर में ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस कोई जो सर्च बार होगा उसमें ऑप्शन डालूंगा कि बैंगलोर। सर मैंने ये एक्सप्लोर किया कि अब जो है जो प्लेस है दिल्ली से बैंगलोर हो गई है। वहाँ पहले दिल्ली था, मैंने उसको बैंगलोर कर दिया ऑर्डर के लिए। मेरा बाइक दिल्ली आ रहा था, है ना सर। मेरा डिफॉल्ट दिल्ली से बैंगलोर हो गया, यानी यहाँ पर तो जो मुझे थोड़ा समझ आया, वो चेक हो गया ना सर। ये तो चेक इंश्योर हो गया, चेक वाला कॉन्सेप्ट इंश्योर हो गया। मैं तो चेक कर रहा हूँ, मेरी कंडीशन सारी चेक में जा रही है, मतलब डिफॉल्ट तो हो ही नहीं पा रहा सर। ये चेक में क्यों जा रही है? इतनी चेक में क्यों जा रही है? डिफॉल्ट तो आपने करंट का रखा है ना, करंट आपने लोकेशन डाल रखी है, ठीक है, जी वो डिफॉल्ट है आपका। अगर आप उसको चेंज कर रहे हो तो वो जी आपको जो चेंज कर रहे हो वो आ रहा है। चेक वेक कहाँ पे है? यहाँ पे कोई चेक का कॉन्सेप्ट थोड़ा ही नहीं आया, तो आप मिसगाइड कर रहे हो। चेक कहाँ पे आ गया यहाँ? नहीं सर, मतलब अगर जो मेरे कंडीशन है, अब मैं बैंगलोर के लिए हाँ कर रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट हाँ जो ठीक। मेरा वहाँ पर प्लेस था दिल्ली के ऑर्डर के लिए था, तो अब मैंने उसे बैंगलोर कर दिया है। अरे अरे यार भाई, अगर आपने उसको दिल्ली कर दिया है बैंगलोर वाले को, तो दिल्ली को ही सर्च करेगा ना, दिल्ली के स्टोर दिखाएगा आपको, बैंगलोर के क्यों दिखाएगा? नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे कांस्टेंट चेक का थोड़ा लग रहा है, और मतलब डिफॉल्ट में तो थोड़ा कॉन्स्टेंट समझ नहीं। चेक का कैसे लग रहा है? नहीं, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने करा कि डिफॉल्ट आपने लोकेशन सेट कर रखी है, जहां भी आप जाते हो आपकी लोकेशन करंट लोकेशन ले लेता है, वो डिफॉल्ट जी होता है, जी 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 ठीक है। जी और आप इस पर्टिकुलर लोकेशन को डाल के कर रहे हो कि इसको यहाँ पे ऑर्डर कर दो। जैसे आप घर से बाहर हो, आपको जी अपने घर पे ऑर्डर करना है, तो जी आप जो वहाँ पे है एड्रेस डाल दो, वो आपके एड्रेस पे ऑर्डर कर देगा, ठीक जी है। जी और आपने वहाँ पे क्या कर रखा है? करंट लोकेशन सेट कर रखी है, ठीक है। जी आपने ऑर्डर करा तो आपकी करंट लोकेशन पे आके लेके तो आएगा वो। जी। हाँ, तब बाय डिफॉल्ट चूज कर लेगा। बाय डिफॉल्ट नहीं होता, जो आपने डिफॉल्ट सेट कर रखा है वो ही पिक होगा, ठीक है। जी तो जी। यहाँ पे चेक कांस्टेंट तो कहीं आया नहीं ना पिक्चर में? नहीं सर, अब क्लियर हो गया। थैंक यू सर। ठीक है। जी अब हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं। कैसे हम सेट करते हैं? जैसे मैंने बोला यहाँ पे ऑल्टर टेबल एक कॉलम ऐड कर लेते हैं हम। ऑल्टर टेबल W2, ठीक है, एक ऐड कर रहे हैं हम सिटी के नाम से, ठीक है। ऐड सिटी वेर केयर 20। इससे क्या होगा? तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉलम ऐड कर रहे हैं सिटी नाम का, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरी इस टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड हो जाएगा सिटी, ठीक है। उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ, ये ऐड हो गया। हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम W2, ठीक है। अब देखो हमारा एक कॉलम ऐड हो गया सिटी नाम से, ठीक है। मैं इसमें डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू W2 वैल्यूज 105 टेस्ट 5, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया था सिटी नाम का, और मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, तो हमारे इस टेबल के अंदर सिटी वाले कॉलम के अंदर 105 के अगेंस्ट नोएडा हमारा यहाँ पे आ गया।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं ऑल्टर टेबल W2। हम डिफॉल्ट कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो हम बोलते हैं ऐड डिफॉल्ट। ठीक है, मैंने करा यहाँ पे ऐड डिफॉल्ट। ठीक है, क्या डिफॉल्ट करा, नोएडा की जगह मैंने डाल दिया यहाँ पे दिल्ली। फॉर किसके लिए ऐड करना है मेरे को, हमें करना था सिटी वाले कॉलम के लिए। ऐड डिफॉल्ट दिल्ली फॉर सिटी। ठीक है, तो ये हमारा डिफॉल्ट कांस्टेंट ऐड हो गया है, राइट। अब जैसे ये वाली क्वेरी है, मैं उसको नीचे डाल देता हूँ, और हम उसको रन टाइम पे भी बना सकते थे जब मैंने उसको टेबल को क्रिएट करा था या कॉलम को ऐड करा था उसके अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ 106.6। ठीक है, और नोएडा के जगह हम कुछ भी कर सकते हैं, गुरुग्राम। मैंने यहाँ पे गुरुग्राम डाल दिया, तो ये मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम में W2 करता हूँ, तो ये गुरुग्राम ऐड हो गया। ठीक है, और हमने इस टेबल के अंदर डेटा स्टोर किया, कहाँ पे स्टोर कराया, ID कॉमा नेम कॉमा एज। ठीक है, अब मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, तो मैंने 107 के अगेंस्ट क्या डेटा दिया, मैंने कुछ भी डेटा नहीं दिया, मैंने कुछ भी पास नहीं करा 10 इसके अगेंस्ट। मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम W2 करता हूँ। अब आप देखो कि 107 के अगेंस्ट ने हमारा जो डेटा आया है सिटी वाले कॉलम के अंदर, क्या आ गया है, दिल्ली। दिल्ली। तो मैंने क्या वहाँ पे एंट्री करी थी इसकी सिटी के नहीं अंदर, सर, नहीं बट करी। सर ये जो आपने ऑल्टर टेबल W2 ऐड डिफॉल्ट दिल्ली फॉर सिटी की है, इसमें पूरे हम्म, कॉलम्स पे दिल्ली नहीं आना चाहिए था? क्या, जहाँ पे नल भी लिखा हुआ है वहाँ पे भी दिल्ली आना चाहिए था ना सर, डिफॉल्ट अगर आपने नहीं ऐड नल क्यों डिफॉल्ट। आएगा, तो पहले इंसर्ट हो चुका ना, नहीं, ओके सर, जो उसके डेटा बाद पहले जो से है आप उसमें कैसे ऐड। ओके सर, ओके सर, मुझे लगा आपने ये करा तो आई थिंक सब में ही नहीं नहीं नहीं, दिल्ली आ ऐसा नहीं जाएगा। होता ना, जो चीज होगी वो ऐसे होगी जो आप बाद में कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पहले हो चुका उसमें आप कर दोगे। ठीक है सर। ठीक है, हम्म, और आप इसको अगर करना होता तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऑल्टर टेबल W2। ठीक है, ऐड, आपने एक कॉलम ऐड करा इसी के अंदर, हायर डेट। ठीक है, और इसको हमने दे दिया डेट, और टाइम भी मैंने इसको कर दिया पास। ठीक है, ऐड डेट टाइम, और मैंने इसको सेट कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया मैंने इसको गेट डेट। ठीक है, ठीक है, तो तब आप टेबल क्रिएट करोगे, तो आप वो नया कॉलम ऐड कर रहे हो या टेबल क्रिएशन के टाइम पे आपका डिफॉल्ट का सिंटैक्स ये होगा। ठीक है, अगर आप उसके बाद कर रहे हो तो फिर आपका सिंटैक्स जो मैंने आप लोगों को बताया वो होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे यही टेबल है, 108.839 कर देते हैं,
और अगर आपको करंट टाइम देखना है तो वहाँ पे आप डेट कमांड एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहाँ पे आप चला दो गेट डेट, तो आप अपने सिस्टम का या अपने डेटाबेस का करंट टाइम देख सकते हो। ठीक है, मैंने चला दिया सेलेक्ट गेट डेट, तो ये मेरा आ गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम W2, तब आप देखोगे जो मेरा करंट डेट टाइम था वही यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, 2024 10/29 22 02 06 वो टाइम के साथ मेरा यहाँ पे वो हो गया। ठीक है, तो आप डिफ़ॉल्ट को इस तरह से कर सकते हो। और मैंने आप लोगों को बता दिया सिंटैक्स कैसा रहेगा, मैंने आप लोगों को लिंक भी भेजा था, वहाँ पे आपको सब कुछ है। अगर आप खुद से भी करोगे तो सारा हो जाएगा, विद प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो बाकी करना आप ही को पड़ेगा। मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको करके बता सकता हूँ कि कौन कैसे करता है, किसका क्या यूज़ है। अब हमारा बचता है इसके बाद FOR फॉरेन की और इंडेक्स। ठीक है, तो अब हमारी क्लास होगी दिवाली के बाद। ठीक है, तो अभी तक का जो मैंने कराया है, तो ये जितने भी हमारी छुट्टियां हैं, ठीक है, तो इनको यूटिलाइज करना है आप लोगों को। ठीक है सर, तो फर्स्ट को होगी, सॉरी, तो फर्स्ट को होगी इसके बाद।